मुगल काल के बारे में 16वीं सदी के दस्तावेजों से क्या पता चलता है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। मुगल शासकों की बात हो रही है। यूरोप में जब अखबारों की शुरुआत हो रही थी तब मुगल भारत का अपना खबरों का नेटवर्क था। 16वीं सदी के आखिरी वर्षों से ही लेखकों, एजेंटों और सचिवों की बड़ी टीमें अखबारात तैयार करती थी। ये छोटी छोटी समाचार रिपोर्टें होती थी और इनमें दरबार की साजिशों, सैन्य अभियानों, नियुक्तियों, वित्तीय मामलों और गपशप तक की जानकारी होती थी। फारसी भाषा में लिखी गई ये रिपोर्टें अक्सर जल्दी जल्दी कागज पर दर्ज की जाती थी। ये मुगल साम्राज्य की सूचना व्यवस्था का अहम हिस्सा थी। इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, सरकारी आदेश पहुंचाने और समाचार बांटने के लिए किया जाता था और हर दिन सैकड़ों, शायद हजारों अखबारात शाही दरबार और प्रांतीय दरबारों के बीच भेजे जाते थे और इन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई। अपने चरम पर यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से और दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी पर शासन करता था और इनमें से कई अखबारात अधिकारियों की सभाओं में पढ़कर सुनाए जाते थे। इनके जरिए शाही दरबार की खबरें साम्राज्य के दूर दराज इलाकों तक पहुंचती थी। औरंगजेब शासन के हर दिन का लेखा जोखा दशकों तक इन रिपोर्टों, आदेशों और प्रशासनिक दस्तावेजों के हजारों पन्ने भारत ब्रिटेन के पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में पड़े रहे। इतिहासकारों के इनके अस्तित्व के बारे में पता था, लेकिन बहुत कम लोगों ने इन्हें गहराई से पढ़ने की कोशिश की। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के इतिहासकार मुनिस डी फारूकी ने यही काम किया। उन्होंने 2007 में इस काम की शुरुआत की। इसके बाद लगभग 2 दशकों तक वे इन दस्तावेजों का अध्ययन करते रहे। उन्होंने अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला यानी उच्च दरबार के समाचार पत्रों के विशाल संग्रह का गहन अध्ययन किया और यह संग्रह भारत और ब्रिटेन के कई अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा गया। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद 6500 से ज्यादा पन्नों का अध्ययन करते हुए फारूकी ने हजारों प्रविष्टियों को खंगाला। इन दस्तावेजों में राजकुमारों, सेनापतियों, दरबारियों, शाही महिलाओं और ख्वाजा सराओं और कई अन्य लोगों का जिक्र मिलता है। इस शोध का नतीजा औरंगजेब और 17वीं सदी के आखिरी दौर के मुगल साम्राज्य पर एक नई किताब के रूप में सामने आया। औरंगजेब को उनके शाही नाम आलमगीर से भी जाना जाता है। यह किताब भारत के सबसे विवादित मुगल शासकों में से एक औरंगजेब की नई तस्वीर पेश करती है। साथ ही यह भी बताती हैं कि शुरुआती आधुनिक दौर की दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य वास्तव में कैसे काम करता था। और मुगल काल की इस समाचार रिपोर्टें कम से कम 4 ज्ञात संग्रहों में सुरक्षित हैं। ये संग्रह लंदन, बीकानेर, सीतामऊ और कोलकाता में मौजूद हैं। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी कुछ और संग्रह निजी हाथों में भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक संग्रह जयपुर किले के ठंडे और सूखे तहखाने में बंडलों के रूप में सुरक्षित रखा गया था। 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और इतिहास प्रेमी जेम्स टोड ने इन रिपोर्टों में से कई को अध्ययन के लिए लिया था, मगर 1823 में ब्रिटेन लौटते समय उन्होंने इन्हें वापस नहीं किया। बाद में उन्होंने यह संग्रह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी को दान कर दिया। सबसे समृद्ध संग्रह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में है और इसमें 21 खंड हैं जो औरंगजेब के शासनकाल को समर्पित हैं। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। उन्हें मुगल साम्राज्य का आखिरी बड़ा विस्तारवादी सम्राट माना जाता है और ये खंड कभी भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के निजी पुस्तकालय का हिस्सा थे। सर जदुनाथ सरकार औरंगजेब के सबसे प्रभावशाली जीवनीकार माने जाते हैं। पहली नजर में इन दस्तावेजों का बहुत सा हिस्सा साधारण लगता है। इनमें नियुक्तियों, विवादों, सैन्य गतिविधियों, उपहारों, बीमारियों और प्रशासनिक बारीकियों का विवरण मिलता है, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो ये एक दुर्लभ तस्वीर पेश करते हैं। फारूकी के मुताबिक ये दस्तावेज ऐसे साम्राज्य का लगभग लगातार रिकॉर्ड है जो खुद पर नजर रख रहा था। औरंगजेब के शासन के शुरुआती 2 दशकों से जुड़े दस्तावेज पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1680 के दशक की शुरुआत के बाद का रिकॉर्ड बेहद समृद्ध है। इस दौर की बड़ी मात्रा में सामग्री आज भी सुरक्षित है और इन दस्तावेजों के जरिए कई वर्षों तक लगभग हर दिन की रिपोर्टों तक पहुंच मिलती है। कुल मिलाकर ये रिकॉर्ड औरंगजेब के लगभग 50 साल लंबे शासनकाल के करीब एक
तिहाई हिस्से पर रोशनी डालते हैं। धर्मांतरण और सिख उत्पीड़न के बारे में क्या लिखा गया है? फारूकी ने अपने अकादमिक जीवन का बड़ा हिस्सा 17वीं सदी के आखिरी दौर के मुगल संसार को समझने में बिताया। उस समय मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन उसी दौर में उसके पतन की शुरुआत भी हो रही थी। आगे चलकर इसी पतन ने ब्रिटिश शासन का रास्ता खोला। अखबारात ने फारूकी को उस दौर को देखने का एक नया नजरिया दिया। फारूकी ने कहा कि अखबारात के साथ काम करने का मेरा अनुभव बार बार नई खोज करने जैसा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज भी हैरान रह जाता हूं कि उस समय सूचना तंत्र कितना व्यापक और घना था। फारूकी ने जिन समाचार रिपोर्टों का अध्ययन किया वे जयपुर के राजा के लिए तैयार की गई थी। संभव है कि साम्राज्य के सैकड़ों दूसरे रईसों, राजकुमारों, अधिकारियों को भी ऐसी ही रिपोर्टें मिलती रही हों। ये रिपोर्टें साम्राज्य भर में फैले एजेंटों के जरिए पहुंचाई जाती थीं और इस तरह शुरुआती आधुनिक दौर के सबसे विकसित सूचना नेटवर्कों में से एक का निर्माण हुआ था। फारूकी कहते हैं कि जब उस व्यवस्था के बारे में सोचता हूं और जिसने इतनी समृद्ध जानकारी इकट्ठा करने उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया तो मैं दंग रह जाता हूं। सूचनाओं की विशाल मात्रा यह दिखाती है कि पूर्व आधुनिक दौर के मानकों के हिसाब से मुगल राज्य अपनी विशाल साम्राज्य की काफी गहरी समझ रखता था। फारूकी का मानना है कि इन सूचनाओं पर कार्य करने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सूचना तंत्र की पहुंच बहुत व्यापक थी और इसका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता था। कभी इसके नतीजे अच्छे होते थे, कभी बुरे। फारूकी कहते हैं कि इन रिपोर्टों ने बार बार उनकी पुरानी धारणाओं को बदला। फारूकी का कहना है कि अखबारात में बड़े पैमाने पर धार्मिक धर्मांतरणों के बहुत कम उल्लेख मिले हैं। आमतौर पर औरंगजेब के शासन को बड़े पैमाने पर धार्मिक धर्मांतरणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अखबारात में ऐसी तस्वीर साफ तौर पर नहीं दिखती है। फारूकी के मुताबिक शाही हरम और ख्वाजा सराओं की व्यवस्था राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी और जितना अब तक माना जाता रहा था। उन्हें यह भी लगा कि औरंगजेब उतने दूर रहने वाले और सख्त मिजाज शासक नहीं थे जैसा अक्सर माना जाता है। यह बात फारूकी के लिए हैरान करने वाली थी कि इन रिपोर्टों में सिखों जैसे समूह के बारे में भी अपेक्षा से काफी कम नकारात्मक टिप्पणियां मिली हैं। और हालांकि यह निष्कर्ष कम से कम 1711 से मानी जा रही उन ऐतिहासिक परंपराओं से अलग है और जिनमें औरंगजेब को सिख समुदाय पर अत्याचारों के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। औरंगजेब की बेटी का राजनीतिक प्रभुत्व। फारूकी कहते हैं कि कुछ अहम निष्कर्ष सीधे किसी एक दस्तावेज में नहीं मिले, बल्कि वे अखबारात में बार बार सामने आने वाली जानकारियों को जोड़ने से सामने आए। ऐसा ही एक जानकारी को लेकर वह बताते हैं कि इन समाचार पत्रों में एक नाम बार बार दिखाई देता है। यह नाम है जीनत उन निसा का, जो औरंगजेब की बेटी थी और इतिहासकार उनके बारे में जानते थे, लेकिन दरबार में उनकी भूमिका पर बहुत कम लिखा गया है। इसके बावजूद दस्तावेजों के पन्ने दर पन्ने उनका जिक्र मिलता है। कुछ ही हफ्तों में फारूकी को समझ आ गया कि वह कोई मामूली शाही हस्ती नहीं थी। जीनत उन निसा दरबार की एक प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत थी और जीवन के आखिरी वर्षों में वे अपने बूढ़े और राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ चुके पिता की मजबूत सहायक बनी रहीं। फारूकी के अनुसार उनका राजनीतिक महत्व असाधारण था। इसके बाद फारूकी ने अपने अध्ययन में जीनत उन निसा के नाम के हर उल्लेख को नोट करना शुरू कर दिया। आगे चलकर मुगल हरम पर उनके विवरण में जीनत उन निसा एक प्रमुख पात्र के रूप में उभरकर सामने आई। हर नई खोज ने फारूकी को अपनी पुरानी धारणाओं पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया। वे कहते हैं कि 1990 के दशक में जब मैंने पहली बार अखबारात के बारे में सुना था, तब से मैं जो कहानियां अपने मन में गढ़ता आ रहा था उनमें से कई पर मुझे फिर से सोचने की जरूरत पड़ी। मुगल दस्तावेजों का अध्ययन इतना मुश्किल क्यों है? तो फारूकी के मुताबिक अखबारात सिर्फ औरंगजेब नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य को नए नजरिए से देखने का अवसर देते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने अब तक अखबारात से दूरी क्यों बनाई रखी? फारूकी कहते हैं कि वह इस झिझक को समझ सकते हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने मुगल काल के एक दूसरे बड़े अभिलेखीय संग्रह पर काम करने की कोशिश की थी। उन्होंने 7 हफ्तों तक उस सामग्री को समझने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने वह काम छोड़ दिया। उस अनुभव के बाद लगभग 1 दशक तक वे ऐसे विशाल और बिना सूची वाले संग्रह से बचते रहे। अखबारात के साथ भी उन्हें इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा। वे कहते हैं इसमें किसी खास जानकारियों को ढूंढना भूसे से
ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इस संग्रह में कोई सूची नहीं है, साथ ही इसमें हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार प्रविष्टियां मौजूद हैं। इसे समझने के लिए धैर्य, मेहनत और लगातार पढ़ते रहने की जरूरत होती है। कई बार जरूरी जानकारी और पैटर्न खोजने के लिए पन्ने दर पन्ने पढ़ना पड़ता है। फारूकी के मुताबिक औरंगजेब को लेकर आज भी नई बहसें इसलिए होती हैं क्योंकि उनके दौर से जुड़ी सामग्री बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। शुरुआती मुगल सम्राटों के बारे में उपलब्ध दस्तावेज अपेक्षाकृत कम है, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते दस्तावेजों का भंडार अचानक बहुत बढ़ जाता है और इसमें प्रशासनिक रिकॉर्ड, निजी पत्राचार, क्षेत्रीय इतिहास, जीवनियों के संग्रह, कविता, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के दस्तावेज और यात्रियों के विवरण शामिल हैं। इन सभी स्रोतों की भरपूर सामग्री उपलब्ध है। फारूकी के लिए अखबारात बेहद महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुए हैं, लेकिन वे मानते हैं कि यह एक बहुत बड़े अभिलेखीय संसार का एक सिर्फ हिस्सा है। इस विशाल सामग्री का अब भी अपेक्षा के मुताबिक बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। वे कहते हैं कि इतिहासकारों के लिए बाहर इतनी सामग्री मौजूद है कि उस आधार पर दर्जनों बल्कि उससे भी ज्यादा किताबें लिखी जा सकती हैं। फारूकी को याद है कि जब उन्होंने पहली बार कोलकाता में इस संग्रह को खोला तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सामने क्या आने वाला है। वे कहते हैं कि पहले खंड का पहला पन्ना पलटते ही मुझे समझ आ गया कि यह संग्रह कितना असाधारण है। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत ऐसी कई कहानियों के सूत्र दिखाई देने लगे जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था या जिन पर बहुत कम काम हुआ था। फारूकी का कहना है कि उनकी किताब उन कहानियों के केवल एक छोटे हिस्से को ही सामने ला पाई है। उनके मुताबिक अभी भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनकी खोज और अध्ययन किया जाना बाकी है। वे कहते हैं कि ऐसी अनगिनत कहानियां अब भी मौजूद हैं जिन पर भविष्य में दूसरे शोधकर्ता काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।